मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि कैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने में, अपने बच्चों की देखभाल करने में व्यतीत कर देते हैं, और जब बारी आती है खुद की चिंता करने की या खुद की देखभाल करने की, वो पीछे हट जाते हैं। सर, ये एक बहुत बहुत छोटी बात लगती है, बट ऐसे है कि हमारे पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए, आसपास के लिए निकाल दी और अपनी बारी में वो पीछे हट जाते हैं। आई थिंक इसलिए ये डिस्कशन का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़े बुजुर्ग में ये अनीमिया की दिक्कत इतनी प्रेवलेंट और इतनी बढ़ क्यों रही है। तो इस कॉन्वर्जेशन के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू आवर पॉडकास्ट व्यूअर्स, डॉक्टर मीत कुमार, who is the clinical director, head of department hemato-oncology and bone marrow transplant at Meringo Asia Hospitals, Gurugram, and Dr. Ravi Kumar Shah, who is the senior consultant geriatric medicines at Meringo Asia Hospitals, Gurugram. Sir, I welcome you all to this podcast, and thank you so much for giving us your time on this topic and for the elderly care, I believe. सर, जैसे मैंने एड्रेस किया कि हमारी एल्डरली, हमारे बुजुर्ग लोग अपना ध्यान नहीं देते हैं, आपको सर क्या लगता है ऐसा क्यों है और क्यों ज़रूरी है उनका केयर करना एक्चुअली? लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक सिंपल क्वेश्चन। तनिष्का जी, मेरे ख्याल से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने तार छेड़ी है आज। और जो प्रश्न आप उठा रहे हो, आई थिंक दैट्स वेरी वैलिड कि हमारे कल्चरली we are living in India, and our culturally we are brought that take care of others and neglect self. So that is the problem that we have seen for ages and time immemorial. हमारे पेरेंट्स जो है अपनी बच्चों की केयर करने के लिए, सोसाइटी की केयर करते हुए अपने आप को इतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं दैट कि जब तक उनकी कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तब तक वो अपनी तकलीफों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दोज पीपल हु आर there to take care of others and not self. Yeah. That is the first thing. Coming to the topic of sort of elderly, I think मेरे ख्याल से डॉक्टर रवि would be the better person कि भाई elderly का मतलब क्या होता है, वो मेरे ख्याल से तो डॉक्टर रवि ज़्यादा मेरे से बेहतर बता पाएंगे। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर रवि को पहले हम लोग डिस्कस करने की रिक्वेस्ट करते हैं। According to Indian guidelines, so elderly मतलब above 60 years, इसको हम इंडिया में जेरियाट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं। तो आजकल देखा गया है कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, बहुत सारा मेडिकेशन होता है, और उसके कारण एक से दूर मेडिकेशन के बीच में इंटरेक्शन भी बहुत होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे समस्याएं बुजुर्गों में देखने को मिलता है। उसमें से एक समस्या है जो खून की कमी यानी एनीमिया हो जाना। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत खतरा होता है ये, लेकिन नेगलेक्टेड, हमारे सोसाइटी में इसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। एनीमिया देखा गया है कि बुजुर्गों में जो 60 प्लस होते हैं उनमें एनीमिया 15 से 20% पाए जाते हैं। ऐसे ही जो बुजुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनमें एनीमिया नियरली 40% में एनीमिया देखा जाता है, और जो एबव 80 ईयर्स होता है उसमें मोर देन 50% में एनीमिया देखा गया है। ऐसे ही एनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस नहीं करते हैं तो आगे चल के बहुत समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। सो आई थिंक अगर मैं इसमें मतलब आई थिंक व्हाट डॉक्टर रवि इज ट्राइंग टू टेल अस इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग हरियाणा की बात करें, हरियाणा की मेरे ख्याल से पॉपुलेशन होगी करीबन 3-3.25 करोड़ के आसपास। 3-3.25 करोड़ में से करीबन जो एल्डरली पॉपुलेशन है that constitutes around 7 to 10% as of today. And what Dr. Ravi is saying, what we are trying to say, India globally is now being considered as a aging country. और उसका मतलब क्या है कि जहां पर 1950 में इंडिया के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन की परसेंटेज of the total population was close to 5%. Okay. It is projected that by 2040 or 2050 the percentage of elderly population, that means more than 60 years of age, will be 35%.
आप ये सोचिए कि एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जिस रेट पर इंक्रीज हो रही है, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द जीरियाट्रिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. 35% इज अमंग द हाईएस्ट वेयर द एल्डरली पॉपुलेशन आर रिसाइडिंग. सो अगर हम लोग एल्डरली पॉपुलेशन का कैपिटल बनने वाले हैं आगे कुछ सालों में जाकर के, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स. We have to cater to them, sir, basically. We have to prepare ourselves to cater them. Yes, absolutely. And we have to be catering them from every angle. उनकी हेल्थ नीड से लेकर के, उनकी सोसाइटी नीड से लेकर के, उनकी इंश्योरेंस नीड से लेकर के 360 डिग्री कवर हैज टू बी टेकन केयर फॉर देम. I think that is why this important topic is relevant to us, relevant to all who are viewing us, who are listening to this. And elderly के अंदर the topic that we have chosen for today is anemia. We'll be discussing about it, anemia. What Dr. sort of Ravi was telling, anemia is one of the most common problem in elderly age group. So 60 years plus, anemia is one of the most common problem, and the problem increases with age. अगर अनीमिया की प्रॉब्लम यानी कि लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम 60 साल के अंदर 30% लोगों में होती है, तो वही प्रॉब्लम 80 साल से ज्यादा में 50% लोगों में होती है. तो द प्रॉब्लम इंक्रीजेस विद एज. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. टाइम के साथ ये दिक्कतें बढ़ रही हैं या बढ़ने वाली हैं, इसलिए हमें आज की तारीख में अपने आप को तैयार करना होगा, नॉलेज के रूप में भी और अपने हथियारों के रूप में भी, कि हमें किस तरह से इससे डील करना है. सर, और आई ऑल्सो बिलीव दैट जैसे हमारी यंगर जनरेशन है, ये दे आर ऑलरेडी बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स टू बी वेरी डायरेक्ट इनफ. तो द एल्डरली पीपल शुड बी कॉन्शियस इनफ, उनको पता होना चाहिए कि उनको अपना ध्यान रखना है. मैडम, इंडिया के अंदर मैं अब समझता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो खासकर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज हैपनिंग दैट चिल्ड्रन आर लिविंग अब्रॉड और उनके पेरेंट्स रह रहे होते हैं इंडिया में. Who is taking care of them? Nobody is taking care of them. So it is the responsibility of we as the hospitals and healthcare institutions that we should come forward and support these elderly people and be the children and daughters and sons of these people whose actual sons and daughters are living outside India. So we have to address those gaps that are there, and as institutions we have to create centers where these type of needy people can be catered to. सर, आई थिंक हमने बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी शुरू कर दी है. फिर भी अगर आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताना हो एनीमिया इन सिंपल टर्म्स फॉर द ऑडियंस, फॉर आवर पॉडकास्ट व्यूअर्स, तो व्हाट इज एनीमिया, डॉक्टर रवि? एनीमिया मतलब सिंपल लैंग्वेज में खून की कमी. ठीक है. एज ए ब्लड पैरामीटर में हम देखते हैं हीमोग्लोबिन लेस दैन 13 इन मेल एंड लेस दैन 12 इन फीमेल, इसको हम एनीमिया कहते हैं. ठीक है. तो अगर ये लेवल below 30 जाता है और below 12 जाता है, तो it is right to say that we have to connect to a doctor or to a healthcare institution. Am I right, Dr. Ravi? ठीक है. मैं इसमें खाली एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने जिस मुद्दे से शुरू किया था कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एल्डरली आर नॉट गेटिंग टेस्टेड. सो द फर्स्ट थिंग इज उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि जी हर 6 महीने में या साल में एक बार मैंने अपने कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी के टेस्ट करवाने हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि whether there is a smaller or a bigger problem going on inside the body. Anemia, we have to understand, it's not a disease, it's a symptom. It's only a symptom. किसी का हीमोग्लोबिन अगर 10 है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से वो 10 है. उस कारण को ठीक करना है हमें. We'll be discussing about the reasons and causes and everything, I believe, but हमें उस कारण को पकड़ना है. वो कारण छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. So we have to understand that first message for us should be कि all people who are above 60 should get a complete blood count tested every 6 months to 1 year. That is the first message that should be clearly conveyed. सर, हमने causes की बात की. I think it's the right time to touch upon causes. सर, क्या-क्या causes हैं एनीमिया के जो कि not only patients को जानने ज़रूरी हैं, बल्कि जो भी patient के अराउंड लोग हैं, उनके family members, उनको पता होने चाहिए कि these are the causes of anemia. सही सवाल पूछा आपने. एनीमिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे इंडियन सिटिंग पॉपुलेशन में, एक होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया. जो न्यूट्रिशनल में होती है सबसे मोस्ट कॉमन होता है आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी और कुछ में ट्रेस एलिमेंट्स लाइक कपर की कमी होती है. दूसरा कॉज होता है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो बीमारी से घिर जाते हैं. तो ऐसी बीमारी जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जैसे सीकेडी हो गया, सीएलडी हो गया. एक एजिंग अपने में एक इन्फ्लामेटरी स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लाम एजिंग.
तो ये सब रीज़न होता है जिसमें हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। तीसरी होती है कि एक जैसे उम्र बढ़ती है बोन मैरो फंक्शन कम करना कम कर देता है, जिसमें मोस्ट कॉमन बीमारी होती है MDS, दैट इज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। इसमें भी एनीमिया कॉमनली दिखा जाता है। ठीक है, तो सर हमने बात की न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की, आयरन की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, आई एम श्योर बहुत किडनी फैक्टर्स, हार्ट फैक्टर्स भी है। सो दैट इज द वन इज द ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज की भी किडनी में दिक्कत है, लीवर में लंबे टाइम से दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत चल रही है। दैट इज इन इटसेल्फ वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से खून की कमी होती है। मोर इम्पोर्टेंट एंड अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट इज कि इन बीमारियों को ठीक करने के लिए जो लंबे समय तक दवाइयां चलती हैं, उन दवाइयों की वजह से भी खून कम होता है। सो वी हैव टू बी अवेयर कि भाई one is diseases, the other is treatment for those diseases also causes low hemoglobin. As Dr. Ravi said कि बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट डेवलप हो जाता है और वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट इन इटसेल्फ लीड्स टू लो हीमोग्लोबिन। अंडरस्टूड। तो वो कंडीशंस प्लस उस कंडीशंस के लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी वर्सन कर देता है। एग्जैक्टली। जैसे पेशेंट हार्ट का पेशेंट है वो एंटीप्लेटलेट लेते रहते हैं, करेक्ट, एंटीकोगुलेंट्स लेते हैं। जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बैक पेन या मल्टीपल जॉइंट्स पेन होता है, उसके लिए एनेडसिड्स लेते हैं। इससे भी माइक्रोब्लेड होके एनीमिया डेवलप होता है। सर हमने MDS की बात की, माइलोडिप्लास्टिक सिंड्रोम, डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। सर इससे पहले आई हैवंट हर्ड द टर्म, तो और आई एम श्योर मैंने नहीं सुना, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ये टर्म नहीं पता होगा। सर आप अगर डिटेल में समझाएं कि व्हाट इज दिस टर्म MDS बेसिकली। सो MDS मतलब आई थिंक MDS टर्म को सुनने के लिए मैं बोलना ही चाहूंगा कि या तो हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जेरेट्रिक्स के पास जाना पड़ेगा। सो दैट इज वन थिंग। बट यस, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या है? सो अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूँ, हमारे जितने व्यूअर्स हैं यहाँ पर उनको अगर समझाने की कोशिश करें कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो खून बनता है वो कहाँ बनता है? वो बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। कई बार ये होता है कि कुछ लोगों का एज के साथ ये जो बोन मैरो का खून बनाने वाली प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ने लग जाती है, यानी कि बोन मैरो जो काम कर रहा है वो थकने लग जाता है उम्र के साथ। इस उम्र के साथ थकने वाली तकलीफ को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या कि MDS के नाम से हम जानते हैं। क्या ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम किसी प्रकार का कैंसर है? वेरी क्लियरली, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम इज नॉट अ कैंसर। किसी प्रकार का कैंसर नहीं है, यह जस्ट एक फाइंडिंग है जिसका मतलब ये होता है कि बोन मैरो उम्र की वजह से थकना शुरू हो चुका है। ये इसका संकेत होता है। कैंसर नहीं है, किंतु यह माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम किसी प्रकार के तेज कैंसर में बदल सकता है, यह कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम को समय पर पकड़ना बहुत जरूरी है और उसको समय रहते इलाज करना भी इसीलिए जरूरी है ताकि वह छोटे प्रकार के बीमारी से बड़ी प्रकार की बीमारी का रूप धारण ना कर ले। ठीक है, मतलब ये कैंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका एक कॉन्सिक्वेंस कैंसर हो सकता है। ठीक है सर, आई एम श्योर कैंसर के अलावा बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस MDS के हो सकते हैं। So, sir, would you like to shed light on what are the other long-term consequences of MDS? Doctor. MDS cause different type of cancer. Okay. Like leukemia में convert हो सकता है। ठीक है। GI cancers. It is the causes for that. ठीक है। वैसे वो कैंसर में डेवलप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म यदि हम उसको ट्रीट ना करें तो। ठीक है। सर हमारे पास बहुत बड़े बुजुर्ग लोग केयर के लिए आते हैं, ठीक है, एल्डरली पीपल। इस MDS का, अनीमिया का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या तकलीफें आती हैं लोगों को और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दीस पीपल फेस बेसिकली? जैसे एनीमिया को हम करेक्ट नहीं करते हैं तो इससे सबसे पहले जो कॉमन दिखने को मिलता है, एक तो होता है फटीग, कहेंगे थोड़ा बहुत चलते हैं थक जाते हैं। दूसरी जो सिम्टम लेके आते हैं कमजोरी। तीसरा होता है कि सांस फूलना, थोड़ा तो बहुत चलते हैं, घर में घूमते हैं, सांस फूलने लगता है। तो हम ये चीज़ें को ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर स्लोली पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ डिरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। वो फंक्शनल इंडिपेंडेंट नहीं रह जाता है। फिर वो अपने आप को, जैसे आप चल के हम बाहर नहीं जाएंगे तो स्लोली वो क्या करते हैं, अपने आप को घर में कन्फाइंड करना शुरू करते हैं। फिर वो रूम में कन्फाइंड रहते हैं और इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं बुजुर्ग को, डिमेंशिया हो सकता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस है, यदि हम नहीं ठीक करते तो ग्रेव कॉन्सिक्वेंस में लैंड ऑफ हो सकता है।
Dr. Meet, would you like to add something? आई थिंक दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट कि अनीमिया इटसेल्फ, हम लोग एमडीएस अनीमिया के नहीं, सिर्फ अनीमिया के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। और अनीमिया के मतलब आई थिंक इन एडिशन टू व्हाट डॉक्टर रवि वाज सेइंग कि अनीमिया जो है बेसिकली हमें जैसे खाने की जरूरत होती है, बॉडी के हर सेल को खाने की जरूरत होती है। और वो खाना जो है वो कहाँ से आता है, हर सेल के पास खाना कहाँ से आता है, वो जो ब्लड फ्लो होता है वो पूरे बॉडी में खाना पहुंचाने का काम वो ब्लड करता है। अगर ब्लड ही कम है, पूरे शरीर को खाना नहीं मिलेगा, पूरे शरीर को खाना नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके हर ऑर्गन पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। ब्रेन से स्टार्ट करके टोज तक हर ऑर्गन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे करके वो इरिवर्सिबल इस्कीमिया में जाते हुए इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। एंड दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो जितना जल्दी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हीमोग्लोबिन की कमी को और अनीमिया को, उतना जल्दी हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। अनीमिया इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट in the sense to treat wise it is not a big problem, but to identify it and timely identify and treat it is something that we as a nation are at present not up to the mark. सर एनीमिया आपने बोला कि ट्रीट करना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट उसकी जानकारी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए। जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जैसे बहुत लोगों को एमडीएस के बारे में नहीं पता था। और जैसे हमने मेंशन किया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दीज आर कॉल्ड रेड फ्लैग सिम्टम्स। तो किसी को अगर लग रहा है कि वो वीक हो रहा है, ठीक है, ब्रूजिंग हो जाती है, लोगों की ब्रूजिंग क्योर नहीं होती, ठीक है, इन्फेक्शन, डिजीनेस, दीज आर ऑल द रेड फ्लैग सिम्टम्स जो लोगों को आइडेंटिफाई करने चाहिए। और अगर उनको लग रहा है कि ये सिम्टम्स हैं तो दे शुड रीच आउट टू अ डॉक्टर and they should get tests done, as Dr. Ravi and Dr. Meet said. Every 6 months they should reach out to a doctor to figure out a treatment plan for them. Sir, treatment pe we are discussing. What are the treatment options for anemia? क्या treatment options है? I'll start with Dr. Ravi. तो पहले जैसे हमारे बुजुर्ग में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, किडनी, लीवर, बहुत सारा मेडिकेशन लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल हम प्लान करते हैं कि पेशेंट को हाँ या ओरल आयरन दे रहा है या आईवी आयरन देना है या ओरल विटामिन B12 देना है, क्योंकि दे आर टेकिंग मल्टीपल मेडिकेशंस, सो देयर इज चांस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। समटाइम जो बहुत सारा मेडिकेशन लेने के बाद उनको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। ये सारे चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअलाइज केयर प्लान बनाना होता है। फिर हम पेशेंट को या ओरल या डिफरेंट आयरन फॉर ओरल या इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन देते हैं। So I think very valid point and in addition to what Dr. Ravi is saying, anemia जैसे मैंने पहले भी कहा, it is only a symptom, it is not a disease। हम लोग डिजीज को ट्रीट करते हैं, सिम्टम को कभी ट्रीट नहीं करते। सो डिजीज क्या है, उस सिम्टम तक पहुंचने के लिए डिजीज क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। भाई वो जैसे हम लोगों ने कॉजेज में डिस्कस किया था कि वेदर इट इज न्यूट्रिशनल कॉज, अगर वो न्यूट्रिशनल कॉज है, आयरन की कमी की वजह से है, तो हम लोग चाहे उनको ओरल आयरन दे, चाहे इंजेक्शन आयरन दे, कुछ भी दें, दैट इज वन एस्पेक्ट। क्या उसका कारण न्यूट्रिशनल में विटामिन की कमी है, उस विटामिन के सप्लीमेंट्स को मतलब कमी को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट किया जाए। अगर जो उसका कारण न्यूट्रिशनल की कमी नहीं है, इट इज क्रोनिक डिजीजेस, जैसे हम लोग बात कर रहे थे भी क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, क्रोनिक लिवर डिजीज हो सकती है, हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, दवाइयां हो सकती है। अगर उन ऑर्गन्स के इंपेयरमेंट की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो वी हैव टू एड्रेस आवर एफर्ट्स इन ट्रीटिंग दोज ऑर्गन्स, क्योंकि अगर वो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर ऑर्गन्स रिकवरेबल नहीं होते हैं, उस समय पर हमारा एडवाइस ये रहता है एज हेमेटोलॉजिस्ट कि अगर वो ऑर्गन्स रिकवर नहीं हो सकते हैं, इन दैट केस वी ट्राई टू सप्लीमेंट द पेशेंट्स हीमोग्लोबिन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो दैट्स अ सिंपल ट्रीटमेंट। और इसके अलावा जैसे अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हम लोग कहते हैं कि किसी और बीमारियों की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, जिसे टेक्निकल रूप से हम लोग अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं, उसके लिए हम लोग हमारे पास कुछ साधारण इलाज होते हैं, जैसे इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटिन, इंजेक्शन डार्पेपोइटिन। यह एक इस प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जो बोन मैरो में जाकर के हीमोग्लोबिन बनाने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं और ज्यादा खून बनाने के लिए। तो उन साधारण इंजेक्शनों की मदद से भी हम लोग खून बढ़ा सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनका हीमोग्लोबिन कम होने का कारण बाकी बीमारियां हैं। अगर हम लोग बात करें एमडीएस की, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की, तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम का इलाज डिपेंड इस चीज पे करता है कि यह बीमारी किस स्टेज में है। किस स्टेज में है का मतलब है कि अर्ली स्टेज में है या वो कैंसर की तरफ बढ़ चुकी है।
अगर वो अर्ली स्टेज में है तो उन्हें साधारण इंजेक्शन एवं मुंह से खाने वाली गोलियों एल्ड्रोम्बोपैक, रोमिप्लोस्टिम या फिर डार्बेपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन इस प्रकार के इंजेक्शन से, एजोरान की टैबलेट्स आती हैं, इस प्रकार की दवाइयों से एमडीएस की हीमोग्लोबिन कम होने की तकलीफ को ठीक किया जा सकता है। एमडीएस के साथ कुछ अलाइड दिक्कतें कई बार हो सकती है कि सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं, डब्ल्यूबीसी भी कम होते हैं, प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं, जैसे आपने ब्रूजिंग की भी बात करी थी। तो ब्रूजिंग का मेन कारण होता है प्लेटलेट की कमी। तो अगर एमडीएस इस प्रकार का है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होने के साथ साथ में प्लेटलेट की भी कमी हो रही है, तो प्लेटलेट के लिए भी स्टिमुलेशन करने वाले कुछ दवाइयां अवेलेबल होती हैं, वो हम यूज करके प्लेटलेट्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। और लास्ट कारण होता है जिसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और जिसका नाम सुनकर के हमारी आधी जनता डर जाती है और हम भी डर जाते हैं, वो है कैंसर। कि ब्लड कैंसर, अगर ब्लड कैंसर की वजह से किसी का हीमोग्लोबिन कम है, हमारे पास कई मरीज आते हैं कि जी बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हीमोग्लोबिन 6 पे बैठा हुआ है, हम लोग बाकी सारी जांच करके देखते हैं, कोई सब कुछ नेगेटिव आता है। अल्टीमेटली हमें बोन मैरो को टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है और बोन मैरो टेस्ट के अंदर जाके पता चलता है इनको तो मल्टीपल माइलोमा है, जो कि एक प्रकार का ब्लड का कैंसर होता है। तो इस कंडीशन में अगर हीमोग्लोबिन कम होने के कारण किसी प्रकार का ब्लड कैंसर है, तो उसे ठीक करने का क्या इलाज होगा? लॉजिकल सी बात है, कैंसर को ठीक करना है। यदि कैंसर ठीक हो गया तो हीमोग्लोबिन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जो आपका सवाल था, और मैं इसमें मैसेज के रूप में यदि बोलना चाहूं, ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया इज नॉट वन लाइनर। ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ अनीमिया, ऑन द रीजन व्हाई अ हीमोग्लोबिन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज लो। और जैसे डॉक्टर रवि ने भी कुछ देर पहले कहा था कि द ट्रीटमेंट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। हर एक व्यक्ति का कॉज अपना अलग अलग है, उस कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उस कॉज को ठीक करना है। हीमोग्लोबिन अपने आप ठीक हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इज जस्ट अ सिम्पटम, इट्स नॉट अ डिजीज। मतलब पेशेंट का ऑफ कोर्स डिफरेंट पेशेंट, डिफरेंट कॉजेज Exactly. एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स। ठीक है, अगर किसी का कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसके लिए मेडिकेशंस होंगी। किसी का अगर कैंसर की वजह से है तो कैंसर ट्रीटमेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। सर, आपने ओरल मेडिकेशंस की बात की एंड देयर इज आल्सो अ टर्म हम जो यूज करते हैं, आईवी आयरन थेरेपी। ठीक है, तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन क्या है और किस पेशेंट के लिए ओरल मेडिकेशन सही है और किस पेशेंट के लिए वो थेरेपी सही है? सर डॉक्टर रवि, ओरल ये क्या होता है, कैसे जैसे देखा जाए प्रोस और कॉन्स, ओरल का अपना बेनिफिट्स है, उसका अपना डिमेरिट्स है। जैसे ओरल का बेनिफिट है, इजीली अवेलेबल होता है, इसको इजीली खा सकते हैं हम, इसका जैसे, और ये सस्ते मिल जाते हैं। ओरल मेडिकेशन। ओके। इसका डिमेरिट्स ये है कि इट कॉज जीआई साइड इफेक्ट्स। इसके कारण पेशेंट बीच में लेते लेते बंद कर देते हैं मेडिसिन। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इज कॉन्स्टिपेशन आल्सो अ साइड इफेक्ट? समटाइम एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एक्सेसिव ब्लॉटिंग, these are the side effect of this oral iron. Oral medication. And सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी चीज़ है कि पेशेंट ये साइड इफेक्ट होने के बाद ये पेशेंट मेडिसिन लेना बंद कर देता है। तो इसके कारण वो बीमारी कभी ठीक नहीं होता है। तो मतलब वो उस प्लान पे स्टिक नहीं हो पाता बेसिकली, ओरल मेडिकेशन के जो प्लान है, ट्रीटमेंट प्लान है। ठीक है, ऐसे ही देखा जाए आयरन, ये ऑफ कोर्स ये महंगा पड़ता है और ये इससे हीमोग्लोबिन इजीली राइज होता है थेरेपी से। आयरन थेरेपी, ये बेसिकली सीकेडी पेशेंट वगैरह में हम आईवी आयरन देते हैं। एंड इसका जब डिमेरिट देखा जाए, ये तो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि ये इन्फ्यूज़न में हमें देना होता है। ओके, तो इसीलिए यही सब इसका मेरिट्स, और दोनों का अपना मेरिट्स है, डिमेरिट्स। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मतलब ओरल मेडिकेशंस को देना आसान रहता है, ठीक है, बट वो पेशेंट उसको लंबे समय तक उस ट्रीटमेंट प्लान को नहीं चला सकता। वेराज जो थेरेपी है हमारी आईवी आयरन थेरेपी, वो एक्सपेंसिव पड़ती है, उसके लिए फ्रीक्वेंट काफ़ी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। Am I right, डॉक्टर रवि, डॉक्टर नीत? सो काफ़ी बार नहीं मैं बोलूँगा, देखिए मतलब मैं जस्ट एड ऑन करूँगा। सो ओरल आयरन एंड आईवी आयरन, फर्स्ट थिंग हमको ये समझना है, अनीमिया का ट्रीटमेंट आयरन नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का ट्रीटमेंट आयरन है। सबसे पहले ये चीज़ हमको मैसेज बड़ी क्लियर करना चाहिए कि अगर किसी को अनीमिया हो जाए तो आयरन खाने ना लगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर कोई आपको बोलता है कि आपका हीमोग्लोबिन 10 है और आप आयरन का टैबलेट खाना शुरू करते हैं, आप गलत कर रहे हैं, स्पेशली इन एल्डरली पॉपुलेशन। सो अगर हम लोग आयरन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू डॉक्यूमेंट लो हीमोग्लोबिन का रीजन आयरन की कमी है। अगर आयरन की कमी है तो उसमें दो चीजें करनी है। पहली चीज कि आयरन डेफिशिएंसी का एल्डरली एज ग्रुप के अंदर रीजन क्या है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, वर्ल्ड गाइडलाइन से अगर 60 इयर्स प्लस के अंदर डॉक्यूमेंटेड आयरन डेफिशिएंसी होती है,
वी हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ब्लड लॉस। और अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि जी आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है और आपको आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो रहा है, पहला टेस्ट जो उनको करवाना चाहिए वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपर जीआई एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि द रीजन फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन एल्डरली, मोस्ट कॉमन रीजन इज कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन्स। तो मैसेज नंबर 3, iron deficiency in elderly should get a gastroenterologist review for endoscopies. Okay. नेक्स्ट पॉइंट, आयरन, ये जो डिबेट का टॉपिक आपने छेड़ा है कि भाई ओरल आयरन खाना है या आईवी आयरन खाना है, इट इज जस्ट अ ट्रीटमेंट। कुछ लोग होते हैं जो मेरी प्रैक्टिस ये रहती है कि हर व्यक्ति को पहले मैं ओरल आयरन ऑफर करता हूँ। ओरल आयरन खाने के बाद यदि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, जैसे डॉक्टर अभी बता रहे थे, जीआई अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मेटालिक टेस्ट मुंह में आ सकता है, लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, ओरल आयरन टैबलेट से उन व्यक्तियों को हम लोग ऑफर करते हैं कि जी आप आयरन का इंजेक्शन लगवा लीजिए। आयरन का इंजेक्शन फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज सबसे मोस्ट कॉमनली अवेलेबल प्रिपरेशन होता है। 1 ग्राम का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है और एक इंजेक्शन से ऑलमोस्ट 6 months to 1 year का बॉडी के स्टोर्स रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि भाई एक बार लगाने के बाद उसको हर हफ्ते या हर महीने लगाना पड़ेगा, इट इज नॉट दैट। एक बार इंजेक्शन आयरन लगाया आपने तो 6 महीने 1 साल की छुट्टी हो जाती है एंड उसके बाद आपको आयरन की टैबलेट्स ना भी ले तभी भी इट इज सेल्फ सफिशिएंट of this amount of injection to replenish your body stores for 6 months to 1 year. Yeah. Yes, there is some limitation with injection iron and that is in less than 1% of the population during the injection, इस injection की वजह से कुछ लोगों को reactions हो सकते हैं। So that we tell all our people, all our patients कि जिनको IV iron लग रहा होता है, everyone has to know कि भी ये थोड़ा सा minor side effect होता है, but you get saved from 3 months of oral iron tablets and all the side effects that are associated with it. If you understand that, IV iron is good. लैंसेट 2014 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था दैट हैड डन अ रैंडमाइज्ड ट्रायल बिटवीन ओरल आयरन एंड इंजेक्शन आयरन। उस ट्रायल के अंदर नतीजों में बड़ा क्लियरली दिखाया गया दैट इंजेक्शन आयरन के अंदर ओरल आयरन के मुकाबले में 3 times फास्टर हीमोग्लोबिन रिकवरी होती है। अगर ओरल आयरन से जो हीमोग्लोबिन रिकवर करने में 2 महीने लगेंगे, वही हीमोग्लोबिन को उसी लेवल पर इंजेक्शन वाले आयरन से 1/3 टाइम में रिकवर कर सकते हैं। सो इन दैट पर्सपेक्टिव, एफिकेसी वाइज देयर इज नो कंफ्यूजन, इंजेक्शन आयरन इज सुपीरियर, बट यस, one is small side effect of reaction and the other is requirement of hospital admission in daycare for taking the injection and the cost associated with it is a limiting factor for injection iron. But yes, ये भी अच्छी बातें हैं कि अभी गवर्नमेंट के अभी काफी डायरेक्टिव्स इश्यू हुए हैं। हम जानते हैं कि अनीमिया मुक्त भारत जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन चल रहा है, उसके अंडर में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए अग्रेसिवली गवर्नमेंट मेहनत कर रही है और ओरल आयरन सप्लीमेंट्स तो हर डिस्पेंसरी पे आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पे मिल जाएंगे। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आया है, इंजेक्शन आयरन आल्सो विल बी अवेलेबल एट द डिस्पेंसरीज एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। मतलब जो इंजेक्शन पहले करीबन 5-6 हज़ार के आते थे, आज की तारीख में वो 1,500-2 हज़ार के अवेलेबल हो रहे हैं। वेरी अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल। एंड आई थिंक सर आपने जैसे बहुत राइटली बोला कि अगर किसी पेशेंट को पता है कि उनको आयरन डेफिशिएंसी है तो खुद खाने ना लग जाए। आई थिंक गूगल सर्च इस मामले में वी शुड स्टॉप। ये प्रॉब्लम है नॉट ओनली विद फ्यू पीपल बट एवरीवन। उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वो खुद जाके उसका ट्रीटमेंट देखना शुरू कर देते हैं। सर एनी थॉट्स ऑन दिस? सर डॉक्टर गूगल जो है, they have become an integral part of our community. We have to respect that at times, but at the same time, जब आप प्रैक्टिकल डिग्री ओन्ड डॉक्टर से मिल रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट सभी से रहती है, मैसेज नंबर 4, डॉक्टर गूगल को रेफर ना करें। और उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि उसके अंदर खिचड़ी बना करके आपके सामने रख दी जाती है। वो खिचड़ी को दाल क्या है, चावल क्या है, उसमें पत्थर है कि नहीं है, उस चीज को डिसाइफर नहीं कर पाता है। वह काम जो आपके सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं ओपीडी केबिन के अंदर, वो उनका है। उन्हें सुने, उनसे समझें कि आपकी परेशानी क्या है। गूगल डॉक्टर आपको दुनिया के बारे में बता सकता है, बट आपकी समस्या के बारे में प्रिसाइजली कभी वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। आज से 20-30 साल के बाद हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में रह रहे हैं। कुछ सालों के बाद हो सकता है अगले 20-30 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे अंदर इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर जाए कि आप 5 सिम्टम लिखिए और आपको प्रिसाइजली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बता दें कि ये बीमारी है। बट आज की तारीख में वह डॉक्टर गूगल के पास जवाब नहीं है। तो या तो 20 साल का इंतजार कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मैच्योर होने दें, तब उसके रेफरेंसेस लेकर आए। और अगर वो संभव ना हो आज की तारीख में, तो अपने सामने डॉक्टर बैठे जिन्होंने 15-20 साल पढ़ाई करी है, उनकी बात सुनकर उसको एब्जॉर्ब करके उनकी बात समझने की कोशिश करें। डॉक्टर रवि, you would like so at last I want to say that कि एनीमिया
बहुत कॉमन है एल्डरली में, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होता है, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करके हमें इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देना होता है, ना कि खुद से अपना ट्रीटमेंट घर बैठे लिए। गाइज इन शॉर्ट सर हमने ये सीखा है कि गूगल कैन नेवर कम क्लोज टू व्हाट अ डॉक्टर माइट एडवाइज, एंड एनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, एंड बहुत ज़रूरी है कि कभी भी लगे ये सिम्टम है तो जस्ट रीच आउट टू अ डॉक्टर और अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, एंड दे आर रेडी टू गाइड यू whenever you want. And we have, India especially sir, have some of the most experienced doctors, and we just have to reach out on time. और I think sir हमें डिले नहीं करना चाहिए। हम डिले करते हैं, हम वेट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि 2 महीने रुकते हैं, 3 महीने रुकते हैं, तब तक एक छोटी प्रॉब्लम भी बहुत एग्रीवेट हो जाती है, राइट? और सर आई थिंक एनी एंडिंग नोट यू वुड लाइक टू से टू द एल्डर पीपल? जैसे लोग क्या करते हैं कि एनीमिया को एज फैक्टर से जोड़ देते हैं कि हमारा एजिंग प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो हमें सबका कॉज देखना होता है कि एनीमिया हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। ऐसा एज फैक्टर से जोड़ते कभी कभी हो सकता है वो हमें लैंड अप बहुत सीरियस बीमारी में लैंड अप करा सके। डॉक्टर मीत, मैं ये हम सबकी तरफ से मेरे ख्याल से स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक्स एट मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स इज अ फार होम अवे फ्रॉम होम फॉर यू। अगर आपके परिवार आपके साथ रहता है, आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, कम से कम ये टीम आपके साथ 24 घंटा अवेलेबल है। यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन पुरुषों के अंदर 13 से कम है, महिलाओं के अंदर 12 से कम है, कारण अभी तक आपको नहीं पता चला है, तो प्लीज इस रिक्वेस्ट को माने कि आयरन की टैबलेट्स का सेवन करना ना शुरू करें। डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक्स के अंदर विजिट करें मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल में, अपने कारण को जाने, उसके बाद जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें वो आपके हित में होगा, आपके फेवर में होगा। जिस इलाज की आपको जरूरत है उसकी गाइडेंस आपको मिलेगी और उसके हिसाब से अपना इलाज कराएं, ताकि आप इलाज की वजह से स्वस्थ रहें, इलाज की वजह से ज्यादा बीमार ना पड़ जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, डॉक्टर मीत। आई एम श्योर इस 20 से 30 मिनट की कॉन्वर्जेशन में हमारी ऑडियंस ने और मैंने आई थिंक बहुत सीखा है, एंड आई एम श्योर हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स बहुत सीखेंगे। Guys, on an end note, Department of Hematology and Department of Geriatric at Marengo Asia Hospital is equipped enough to listen to you and to give you the right treatment. Please don't delay your treatment, and whenever you have any query, just reach out to your doctor and a renowned healthcare institution. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you.